नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। यस नमस्कार और किसान भाइयों नमस्कार। Sir, I'll start with the brief intro of yours. So, I'm going to start. All right. मेरे फसल क्रांति के सभी प्यारे दर्शकों और मेरे किसान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, फसल क्रांति में हम कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते रहते हैं आपके सामने वेबिनार के जरिए। तो आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे आज गेस्ट हैं, वो हैं मिस्टर अशोक अनंता रमन, जो कि सीओओ हैं एस ट्रैक्टर्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति के लाइव वेबिनार में। थैंक यू, नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है एग्रीकल्चर मशीनरी प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर। सभी को पता है मशीनरी का जो है कितना अहम रोल है, अहम योगदान है इंडियन एग्रीकल्चर में। एक तरीके से मशीनरी को देखा जाए तो दूसरी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है हरित क्रांति के बाद, क्योंकि इससे जो है किसानों के काम करने के तरीके में बहुत बदलाव हुआ है, लेबर कॉस्टिंग घटी है, साथ ही साथ जो टाइम कंज्यूमिंग होते थे बहुत से काम एग्रीकल्चर में, उनमें टाइम कम हुआ है। तो हमारे साथ हमारे जर्नलिस्ट विपिन भी जुड़ चुके हैं, शाहीन है हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो नमस्कार शाहीन जी। नमस्कार सर, आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में और एस ट्रैक्टर के विषय में बताएं कि किस तरीके से कार्य करता है एस ट्रैक्टर और कब से आप शुरू हुए हैं सर। नमस्कार। पहले मैं आप लोगों का इस वेबिनार में स्वागत है और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें आपके साथ शेयर करने की। थैंक यू वेरी मच। एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 26 साल पुरानी कंपनी, 26 साल। और हम शुरुआत किए थे क्रेन्स के साथ, क्रेन मैन्युफैक्चरर, और हम पिक एंड कैरी क्रेन्स के साथ शुरुआत किए और उसमें हम अभी 70% करीब मार्केट शेयर है। माने हर 100 क्रेन जब बिकती है तो 70 हमारी बिकती है। उसके बाद हम टावर क्रेन में गए, उसके बाद हम फोकलिफ्ट में गए जहां पे हमारी मार्केट शेयर 22 से 25% है। फिर हम एग्रीकल्चर डोमेन या एग्रीकल्चर वर्टिकल में आए ट्रैक्टर्स के थ्रू, जिसमें हम लोग 25 हॉर्स पावर से लेके 100 हॉर्स पावर तक बनाते हैं ट्रैक्टर्स। इसके बारे में आपके विषय में विस्तृत जानकारी मैं दूंगा बाद में। फिलहाल उसके बाद रोड इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आए, और बाद में वापस हार्वेस्टर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बन गई है आज किसानों के लिए, हार्वेस्टर्स और रोटावेटर्स, उसमें आए हम लोग। तो अगर आप एस एज ए कंपनी देखेंगे तो हम लोग की अंदाजा 10,000 क्रेन की कैपेसिटी है, 8,000 ट्रैक्टर्स की कैपेसिटी है, 500 हार्वेस्टर की, 4,000 रोटावेटर की, और क्लोज टू अबाउट 2,000 फोकलिफ्ट की। जब हम इस कंपनी को स्थापित किए थे तो हमारी चेयरमैन जो मिस्टर विजय अग्रवाल है, उनकी जो विजन थी कि हम लोग सोसाइटी को और कस्टमर्स को एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दें, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट दें, राइट प्रोडक्ट दें, राइट प्राइस पे और राइट सर्विस सपोर्ट के साथ। सो यही सब है एस की डीएनए, एस की खूबियां। और हम लोग जो वापस कम्युनिटी को दे रहे हैं, हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, हमारी एक पैथोलॉजी लैब है पलवल में जो 8 साल से चल रही है, 10 एम्बुलेंसेज हैं, जिससे हम लोग अंदाजा 50,000 फैमिलीज को हेल्प करते हैं इन एंड अराउंड फरीदाबाद एंड पलवल। तो ये एक छोटी जानकारी है अबाउट एस, जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं कुछ, हाँ जी, तो ये एस के बारे में थी सर। तो आप हम आपको और भी ज्यादा आप जो भी जानना चाहेंगे, वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग, इट विल बी बेटर।
ऑल राइट, तो ये तो था एस के बारे में जो सर ने आपको बताया। अब जो चर्चा करेंगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एस काम करता है, क्या क्या एस कौन कौन से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाता है और क्या क्या नई चीजें एस जो है किसानों के लिए मार्केट में लेके आने वाला है। तो विपिन हमारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। विपिन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सवालात जो हैं सर से करें, कि जो किसानों के सवालात हैं वो पूछें। विपिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, मुझे लगता है शायद किसी तकनीकी के कारण हम लोग विपिन जी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बहुत अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा कि सर ने आपको बताया इसके बारे में कि जो जो किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और आज किस स्तर पर इस कार्य कर रहा है कृषि क्षेत्र में। सर, जो ये वाला जो हमारा जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में मशीनरी का प्रयोग बढ़ा है, फिर दूसरे किसी भी अन्य एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात हो, तो कहीं ना कहीं इसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है हरित क्रांति के बाद। क्योंकि बहुत पहले होता था कि हम लोग बैलों से खेतों की जुताई करते थे या फिर फावड़ों का, खैर फावड़ों का प्रयोग आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस क्वेश्चन का दो भागों में आंसर करूंगा। पहले तो मैं जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उसको कैसे देखता हूं मैं, बिकॉज बिना ट्रैक्टर इंडस्ट्री के मैकेनाइजेशन नहीं बढ़ेगी और एग्रीकल्चर भी नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री को देखूं तो लास्ट ईयर इंडस्ट्री में 27% की उछल आई, और ये कोविड के बावजूद भी, जहां पे 2 महीने कुछ काम नहीं हुआ। बट क्या हुआ था, कोविड फेज 1 में रूरल इंडिया को इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ, तो उसके कारण हमने ये 27% ग्रोथ देखी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। ठीक है जी। अगर हम उसको थोड़ा विभिन्न भागों में काटें तो हम देख रहे हैं कि 50 हॉर्स पावर के ऊपर वाले ट्रैक्टर की सबसे ज्यादा बढ़त हुई, वो 1.5 लाख ट्रैक्टर बिके। और जो 41 से 50 लाख वाले 50 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर है वो अंदाजा 5 लाख बिके, 35% ग्रोथ हुई। तो ये पहली चीज है कि ट्रैक्टर की ग्रोथ होती जा रही है और ट्रैक्टर की हॉर्स पावर भी बढ़ती जा रही है। पहले एवरेज हॉर्स पावर होता था 38 हॉर्स पावर, अभी 22 हो चुका है और अभी हो सकता है 45 भी पहुंच जाए। तो लास्ट ईयर जो हमने ग्रोथ देखी, हमने जो उछाल देखी, जो 27% ग्रोथ हुई, उससे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 9 लाख ट्रैक्टर बिके। 9 लाख ट्रैक्टर इंडिया में पहली बार बिके हैं। और अगर हम एक्सपोर्ट की 80,000 भी मिला लें तो 9,80,000 ट्रैक्टर यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोड्यूस किया। ये सबसे हाईएस्ट है। और आज जो हम देख रहे हैं कि हमारी इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, लेंडिंग, बैंकिंग आसानी से मिल रही है, जिससे किसान उनके पास जा रहे हैं और फंड्स ले रहे हैं। हमारी जो इरिगेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो हम लोग बारिश के लिए वेट करते थे, अभी उसके लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है, जिससे हम लोग जो क्रॉप से, हमारी जो क्रॉप साइकिल जो पहले 5 से 6 महीना होती थी, अभी 3 से 4 महीने हो गई है। मैंने क्या हो रहा है कि पहले 1 से 2 क्रॉप होती थी, अब 2 से 3 क्रॉप होने लग गई। और 2 से 3 क्रॉप होने के कारण क्या हो रहा है कि हमें डीप टिलेज की जरूरत होती है, और जिसके कारण हमें ट्रैक्टर्स की जरूरत है। जो छोटी स्टडी हुई है वो हमें बताती है कि ये फार्म लेबर की जो स्केर्सिटी है, जो हमें नहीं मिल रहा है, वो कंटिन्यूस रहेगी अगले 3-4 साल। और जो लोगों ने, रिसर्च एजेंसीज ने जो प्रेडिक्ट किया है कि अगले 3-4 साल में अंदाजा 4.5 से 5% की ग्रोथ होगी इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। तो इस साल भी ग्रोथ होगी और इस साल भी अंदाजा 10 लाख से ऊपर ट्रैक्टर बिकेंगे। तो ये थी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में, राइट। ट्रैक्टर इंडस्ट्री से क्या हो रहा है कि आप ट्रैक्टर्स किसके लिए चाहते हैं, आपको उपज ज्यादा चाहिए होती है। तो अगर आप उपज के पास जाएं तो आपको पता चलेगा कि पहली बार इंडिया में 300+ मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स लास्ट ईयर हमें उपज हुई है। 305 मिलियन टन, 397 मिलियन टन ऑफ
गन्ना शुगर केन हुई है, कॉटन की आउटपुट 1% ग्रो की है। तो कोविड के बावजूद भी हमने सब रिकॉर्ड ग्रोथ की है, और ग्रोथ इसीलिए हुई है क्योंकि हमारे किसान भाई इस टाइम में भी मैकेनाइजेशन करके, ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल करके इस स्तर पे पहुंच पाए हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि इस साल जो, अगर आपने देखा होगा, जून 12 को हमारे गवर्नमेंट ने नए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस डिक्लेयर किए हैं मार्केट में, और वो 1% से लेके 6% के लिए हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग है। इसकी बढ़त की है इन्होंने। बढ़त इसीलिए की है जिससे किसानों को ज्यादा पूंजी मिल पाए, राइट। और इस टाइम मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बताया है कि नॉर्मल मॉनसून होगी। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है उसमें भी सब्सिडी ज्यादा बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। तो ये सब देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी हमारी उपज ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ने से ट्रैक्टराइजेशन और मैकेनाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर, ये चीज डिपेंड करती है कि फार्मर्स के इनकम के ऊपर। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है साल बाय साल, अगर हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, माने अगर हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट नहीं करना है, तो हमें 350 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन हमें पैदा करना पड़ेगा, उपज करनी पड़ेगी। अभी हम लोग फिलहाल 305 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन पे हैं। तो अगर हम इसी रेट पे हम इंक्रीज करते जाए, अगले 3 साल में हम इस स्तर पे पहुंच पाएंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था कर रही है सब्सिडीज के थ्रू, मैकेनाइजेशन के थ्रू, की किसानों को वो सहूलियत मिले जिससे वो हम लोग एक साथ इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। सर यदि हम बात करें इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री की, आपकी तो आवाज थोड़ी धीमी है। सर अभी आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, यदि हम बात करें इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री की, तो वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो एक बड़ा स्तर है जो भारत से दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट होते हैं ट्रैक्टर। तो हाँ आपके जी। अनुसार कहाँ स्टैंड करती है इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें? देखिए, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स में तो हम सबसे नंबर 1 ही है। बट क्या हो रहा है कि आपको जान के सरप्राइज होगी कि जहां इंडिया में 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर सबसे अधिक हॉर्स पावर जाना जाता है, और हम 25 से शुरू करते हैं और 100 से पर जाते हैं, और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हमारे 41 से 50 ट्रैक्टर में बिकती है। बाहर में 100 हॉर्स पावर से ऊपर बिकती है, क्योंकि वहां के जमीन ज्यादा है, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो वहां पे जो हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स हैं 150, 165, 200, 250, उन हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बिकते हैं। बट हम लोग जब यहाँ पे फार्मलैंड जो हमारे लिमिटेड हैं, छोटे हैं, तो हम लोग नॉर्मली 41 से 50 हॉर्स पावर, जैसे जो 50% ऑफ जो ट्रैक्टर पॉपुलेशन उसी की है, तो 41 से 50 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर हमारी बिकती है। बट अभी क्या हो रहा है कि जब हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट हो रही है नॉर्मली 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स, और ये अफ्रीका में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट हो रही है, और सार्क कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही है। और ये जब जैसे अफ्रीका जाती है तो 75 हॉर्स पावर और 90 हॉर्स पावर जाती है, और 100 हॉर्स पावर जाती है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया जाती है तो 45, 50 और 60, और सार्क कंट्रीज में 25 हॉर्स पावर से लेके 55 हॉर्स पावर तक जाती है। तो अगर आप ब्रेकअप करें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हॉर्स पावर जाती है ट्रैक्टर्स। और ये ट्रैक्टर्स में, जैसे आप पूछ रहे थे इन ट्रैक्टर्स में क्या खासियत है, जिससे अभी भी वर्ल्ड हमसे खरीदती है। हर एक ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग है, हर एक ट्रैक्टर में ऑयल इमर्स ब्रेक है, हर एक ट्रैक्टर में डुअल क्लच है, हर एक ट्रैक्टर में रॉप्स है। रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे किसानों को जब अगर कुछ एक्सीडेंट भी हो जाए तो उनको कुछ इंजरी ना हो। ये सब इंटीग्रल पार्ट, साइड शिफ्टिंग, ये सब इंटीग्रल पार्ट हो चुकी है हमारे ट्रैक्टर की। और क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे ट्रैक्टर की उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि लोग, की वर्ल्ड उसको रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए
ये सब ट्रैक्टर्स आजकल एक्सपोर्ट होने लगे हैं। और हम ट्रैक्टर्स की जो फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं, फ्यूल वो भी इंपॉर्टेंट है, एमिशन नॉर्म्स हमारी इनलाइन है। तो जब वर्ल्ड हमको देखती है तो हमको पता है कि इंडिया से क्वालिटी प्रोडक्ट आ रही है, तो इसके कारण ही वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट करता है और हम लोग से खरीदने लगा है। बड़ी अच्छी जानकारी दी है सर आपने। आवाज आ रही नहीं है आपकी, सॉरी सर। इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन जो आपने जानकारी दी है, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। सर, जानना चाहूँगा आपसे कि जो लगातार ट्रैक्टर तकनीक में, जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, और एक जो नई तकनीक है, गुणवत्ता वाली है, उसको सामने लेके उसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर चाहे 4WD की बात हो या डुअल क्लच की बात हो, तो कई तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो ये तकनीकी बदलाव हैं, इनसे किसानों का काम कितना आसान हुआ है? देखिए, ये सब तकनीकी बदलाव इसीलिए किए जा रहे हैं जिससे किसानों को आसानी हो, किसान को आसानी हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े। क्योंकि जो कंडीशंस बदलाव होती जा रही है फील्ड में, और एक ही फील्ड आपको 3 बार अगर उपज देना है उनको, तो ये सब फीचर्स होना बहुत जरूरी है। और अभी क्या हो गया कि जो किसान सहूलियत चाहता है, और इसके लिए पावर स्टीयरिंग आ गई है, जिससे वो आसानी से ट्रैक्टर चला सकता है, उसकी एफर्ट कम होती है, राइट। तो ये जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं, वो सब किसी ना किसी वजह से आ रहे हैं। और आज जो नए नए इम्प्लीमेंट्स लग रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, जैसे पावर हैरो हुआ, जैसे स्ट्रॉ रीपर हुआ, पोटैटो प्लांटर हुआ, सुपर सीडर हुआ, मल्चर हुआ, ये सब जो इक्विपमेंट लग रहे हैं पीछे, उनके लिए सब कुछ ना कुछ नई टेक्निक की जरूरत है, और उसके लिए हाइड्रोलिक्स के लिए भी जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग ये सब ट्रैक्टर में फीचर्स दे रहे हैं फार्मर को, जिससे वो सब ये इस्तेमाल कर सकें। और जो फाइनल प्रोडक्टिविटी है, देखिए एक चीज है, हम लोग अगर वर्ल्ड मार्केट में देखें तो हम लोग सभी क्रॉप्स में नंबर 2 या नंबर 3 है हम लोग। जैसे राइस में नंबर 2 है, व्हीट में नंबर 3 है, शुगर में नंबर 2 है। और अगर हम लोग अच्छी तरह से हम कंटिन्यूअसली ये मैकेनाइजेशन रूट पे फॉलो करें, तो हम लोग 2-3 साल में नंबर 1 हो जाएंगे हर एक क्रॉप में। तो हम लोग जो चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि जो फीचर दें फार्मर को, जिससे वो इस्तेमाल करें और अपने क्रॉप्स को एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली प्रोड्यूस करें। जी बिल्कुल सर। शाहीन शाहीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शाहीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है शाहीन। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है? हाँ मैडम, हाँ आवाज आ हाँ रही जी, है। आवाज आ रही है जी। जो भी क्वेश्चन। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना की वजह से जो अभी दूसरी लहर आई, उसके वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रभाव पड़ा, वो आप बताइए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहला लहर तो रूरल इंडिया को इम्पैक्ट नहीं किया। दूसरी लहर में रूरल इंडिया को बहुत जबरदस्त धक्का पड़ा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और अभी भी चल रहा है। अगर आपने देखा तो पहले वेस्ट में शुरू हुआ अप्रैल बिगनिंग से, उसके बाद सेंट्रल में आया, उसके बाद नॉर्थ में आया, उसके बाद ईस्ट में आया, उसके बाद साउथ। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें अप्रैल से लेके जून तक कंटिन्यूस लॉकडाउन चलते जा रहे हैं, स्टेट बाय स्टेट। इस लॉकडाउन में विलेजेस भी इंपैक्ट हुई, किसान को भी इंपैक्ट पड़ा, डीलरशिप पे भी इंपैक्ट पड़ी, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तो ये अप्रैल और मई महीने इस इंडस्ट्री को काफी धक्का पड़ा। बट जैसे खुलते गया, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मई एंड से यूपी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस खुली गई, राइट। सिमिलरली अभी भी लोग स्टेट बाय स्टेट खुलते जा रहे हैं, तो वापस हम लोग रिबाउंड करेंगे। बट यस, ये 2 महीने हम लोग को सबको काफी इम्पैक्ट पड़ा, और हेल्थ सिस्टम जो थोड़ा वीक था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। बट मेरे हिसाब से अभी वैक्सीनेशन के कारण, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के कारण, मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि ये बाउंस बैक होगी जरूर। हम लोग के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लाई चेन में इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि
काफी स्टेट्स बंद थे, और जैसे अभी भी तमिलनाडु बंद है, आधी तमिलनाडु बंद है, आधी कर्नाटका बंद है। तो वहां से जो आइटम्स आते थे हमारे ट्रैक्टर और इक्विपमेंट्स बनाने में, वहां पे हमें थोड़ा ट्रबल हुआ उनको लाने में। बट यस, मैं श्योर हूँ कि अभी जो स्टेप्स लोगों ने लिया है वैक्सीनेशन के लिए और कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर से, बाउंस बैक जरूर होगा। बट यस, इम्पैक्ट हुआ था मैडम, इसीलिए ट्रैक्टर इंडस्ट्री 12% डिग्रो की थी मई में। ओके, मतलब लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा लॉसेस हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाँ, बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ मैम कि ये ठीक टाइम पे खुल गया, क्योंकि नॉर्थ में मई एंड से जून एंड तक रियल टाइम होती है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए। और आई थिंक अभी अब देखेंगे कि खुल गया, और इस महीने हमें उम्मीद है कि अंदाजा 80,000 से 1 लाख ट्रैक्टर बिकेंगे। और जून ऐसा मंथ है कि मेन मंथ है, तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, तो जून में बाउंस बैक होगी। सर एक सवाल और है, लॉकडाउन में भी काम हो रहा था, अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जहाँ हर जगह काम रुक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन में एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जहाँ पे काम हो रहा था। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या वहाँ पे गाइडलाइंस का फॉलो हो रहा था, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह जो चीजें हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसान की, तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता वाली बात है उन तक पहुंचाना या समझाना, वो किस प्रक्रिया में हो रहा था, कैसे उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है? देखिए, सेकेंड राउंड ऑफ कोविड में एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी इम्पैक्ट हुई थी बहुत जबरदस्त। विलेजेस बंद हो गए थे, बाहर से कोई आ नहीं पा रहा था, कोई अलाउ भी नहीं हो रहा था, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो ही रही थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन लिटरली बंद हो गई थी उस टाइम। और जैसे खुली है, लोगों को अवेयरनेस आई है। हम लोग सब कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग फ्री मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी दे रहे हैं, हमारे डीलर्स को हम लोग लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं उनकी अवेयरनेस के लिए। तो आई थिंक अभी जो जागरूकता आ रही है वो जबरदस्त आ रही है मैम, और इसके कारण ही हम लोग इस कठिन सिचुएशन से गुजरेंगे, वील गेट आउट ऑफ इट। इम्पैक्ट तो हुई है मैडम, इम्पैक्ट तो हुई है जरूर। ओके, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें मशीनों की, तो उनकी गुणवत्ता का ख्याल आप किस तरह से रखते हैं? सॉरी, आपकी क्वेश्चन मुझे सुनाई नहीं दी मैम, सॉरी। हाँ, मैंने पूछा अगर हम बात करें मशीनों की या ट्रैक्टर की, तो उसका गुणवत्ता का ख्याल आप किस तरह से रखते हैं, मतलब इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ट्रैक्टर्स और जो भी मशीन्स हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में, लाइक उसकी खासियत, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, कैसे आप ख्याल रखते हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपसे कि आज जब किसान एक ट्रैक्टर को देखता है, तो मैं एग्रीकल्चर को दो भागों में बांटूंगा मैं। एक तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी मूवर है जो ट्रैक्टर है, और उसके साथ एक सेकेंडरी मूवर है जो भी इक्विपमेंट उसके साथ चलती है, जो रीपर हुआ या थ्रेशर हुआ या पोटैटो प्लांटर हुआ। तो जब ट्रैक्टर को कस्टमर या फार्मर देखता है, तो उसको ये चाहिए कि उसको सब सहूलियत उसमें मिले, राइट। जैसे मैंने कहा 5-6 चीज वो देखता है कि उसको ईज ऑफ चलाने में आसानी हो, तो उसको पावर स्टीयरिंग चाहिए, ब्रेकिंग में चाहिए, ऑपरेशंस के लिए फ्यूल कम खाना चाहिए, तो फ्यूल एफिशिएंट इंजन चाहिए, राइट। अगर वो जब बैठता है तो उसकी विजन ठीक होनी चाहिए, तो उसकी हाइट चाहिए, राइट। देन उसको जब इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है तो उसको हाइड्रोलिक्स हेवी चाहिए, राइट। तो ये सब तो हर एक स्टेट में अलग अलग इस्तेमाल होती है ट्रैक्टर, अलग अलग हॉर्स पावर की इस्तेमाल होती है, और अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, और अलग अलग क्रॉप ग्रो होती है, राइट। तो हम लोग भी जो मैन्युफैक्चरर सब देखते हैं, तो यही सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं ट्रैक्टर डिजाइनिंग के लिए। तो अगर मैं एज के बारे में बताऊं, तो मैंने कहा कि हम लोग एक ही मैन्युफैक्चरर हैं जो हर एक हॉर्स पावर पे ये सब चीज, माने पावर स्टीयरिंग, डुअल क्लच, ऑयल इमर्स ब्रेक्स, रॉप्स, साइड शिफ्ट गियर, हैवी हाइड्रोलिक्स, हम हर एक ट्रैक्टर में देते हैं, हर एक हॉर्स पावर ट्रैक्टर में देते हैं, जो कोई और देता नहीं, जो कोई भी अदर मैन्युफैक्चरर इज डजंट गिव। तो ये हमारे लिए, और प्लस हम ये देखते हैं कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट हो, जिससे फार्मर को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, और उसकी जो वो 8 से 10 घंटे काम करता है, तो उसको जब 8 से 10 घंटे काम करता है तो उसको थकावट ना हो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स हम कंसिडर करते हैं
जब ये ट्रैक्टर हम कस्टमर के लिए डिजाइन करते हैं और हम कंटिन्यूसली इनपुट्स लेते जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हाल ही में हमने 4-5 महीने पहले हमने एक 60 हॉर्स पावर प्लस ट्रैक्टर लॉन्च की थी, जहां पे हमने 12+12 गियर दिए थे, जहां पे हमने डुअल क्लच दिया था। तो और जहां पे हमने सस्पेंडेड पेडल दिया था, मैंने पेडल सस्पेंडेड है जो मैंने उसको एडजस्ट कर सकती, जिससे क्या होगा कि कस्टमर आसानी से चला पाएगा और वो थकेगा नहीं। तो ट्रैक्टर जो जैसे साल बढ़ती जा रही है, नए नए चेंजेस आते जा रहे हैं। फार्मर जो है आज, जिसकी एज है, अगर मैं डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग करता हूं तो पहले 48 था, अभी 42 हो गया है उसकी एज। तो फार्मर भी काफी यंग होते जा रहा है, नंबर 1, और काफी नॉलेजेबल है, उसकी अवेयरनेस ज्यादा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और थैंक्स टू यूट्यूब। तो उसके कारण क्या होता है, तो हमें भी वो चैलेंज आती है कि हमें सब फैसिलिटीज उस फार्मर को दे जिससे उसके लिए सहूलियत हो और वो ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिवली काम करे। ओके सर, आगे ये जानना चाहूंगी, जब से मशीन्स या टेक्नोलॉजी बढ़ी तब से काफी काम, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत से काम इजी हो गए फार्मर्स के लिए भी। तो मैं जानना चाहूंगी मशीन्स के वजह से मतलब क्या योगदान रहा इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसके वजह से ग्रोथ काफी बढ़ चुका है अब? जैसे मैंने कहा आपको कि पहले जैसे आपके कोलीग ने कहा कि पहले हल से जोतते थे। जी अभी क्या हो गया है कि इंडियन जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पहले केवल 2 क्रॉप पे निर्भर थी, राइस और व्हीट, गेहूं और पैडी। अभी क्या हो गया है कि बहुत नए क्रॉप्स आ गए हैं, सोया, पल्सेस दाल आ गई है, शुगर केन आ गया है, कॉटन आ गया है, राइट। ये सब कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप माने फार्मर को ये जल्दी से जल्दी पैसे मिलते हैं और बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी होते हैं। जैसे ये सब क्रॉप्स आए, उनको पता चला कि मैनुअल लेबर से बेटर है मैकेनाइजेशन। तो नए नए अटैचमेंट्स आए। तो नए नए अटैचमेंट जब आए तो तब हॉर्स पावर इंक्रीज होती गई। तो इसीलिए मैंने कहा जैसे कि लास्ट ईयर हॉर्स पावर जो 51 हॉर्स पावर के ऊपर 40% ग्रोथ हुई, 1.5 लाख ट्रैक्टर बिके, जो पहली बार ऐसे हुई है। क्यों? क्योंकि शुगर केन में लोग यूज कर रहे हैं, बनाना मल्चिंग में यूज कर रहे हैं, सोया में यूज कर रहे हैं, तो नए नए पोटेटोज में यूज कर रहे हैं, तो नए नए इंप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं उसके साथ। पोटेटो प्लांटर आ गया, पोटेटो डिगर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, ट्रैक्टर ऑन टॉप हार्वेस्टर आ गया। तो जैसे नए नए इक्विपमेंट आते जा रहे हैं और नए नए क्रॉप्स आते जा रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट भी आते जा रही है, हॉर्स पावर भी ग्रो होती जा रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने कहा आपको कि फार्मर्स को आज पूरी नॉलेज है, फार्मर्स को पूरी आइडिया है कि बाहर विदेशों में क्या हो रहा है, विदेशी लोग कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग वो इक्विपमेंट को ले आ सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी नई चीज हुई है बेलर्स। आपको पता होगा कि स्मोक का प्रॉब्लम था यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, और पता चला क्योंकि लोग उसको जला रहे हैं, पराली को जला रहे थे, राइट। तो लोगों ने बेलर लाना शुरू किया। बेलर से क्या होता है, उसको बेल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये अगर 5 वर्ष पहले आप पूछेंगे बेलर, तो किसी किसान को पता नहीं था बेलर क्या है, बड़ी आज बेलर बिक रही है, 5,000 से 10,000 बेलर बिक रही है। और उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्गर ट्रैक्टर चाहिए। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ग्रीन एनर्जी आएगी, जैसे एमिशन नॉर्म्स बढ़ते जाएंगे, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम कर्व करने की कोशिश करेंगे, तब तक नए नए मशीन्स आते रहेंगे। और हमारी चैलेंज है कि हम नए नए प्रस्तुति करते रहें फार्मर्स को, जिससे हम कंप्लीट सोल्यूशन दे पाए उनको। और हम लोग भी वर्ल्ड में एग्रीकल्चर नंबर 1 इक्विपमेंट प्रोड्यूसर को हम लोग चाहते हैं कि इंडिया शुड बी ब्रांडेड एज वन। ओके सर, आगे जानना चाहूंगी, मशीन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से मजदूरों के बीच में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं, या फिर अगर हम कहें कि उनमें डिक्लाइन आ रहा है, क्या है रोजगार का? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी। मैं आपको सीधा लास्ट कोविड फेज 1 के पास ले जाऊंगा। कोविड फेज 1 में क्या हुआ? कोविड फेज 1 में काफी लोग शहरों से गांव वापस चले गए,
आपको याद होगा, राइट। बहुत लेबरर्स चले गए। उन्होंने क्या देखा कि जैसे वापस गए उनको उनको पता चला कि गांव में रहने से उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक चीज पता है तो ट्रैक्टर्स रेंट पे काफी चलती है, हायरिंग पे काफी ज्यादा चलती है। तो लोगों ने ट्रैक्टर खरीदा और उसी के कारण उपज भी बढ़ी। और अभी क्या हो रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री जो जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को सोचते हैं कि उनके लिए फायदा है, तो वो भी हो रही है, माइग्रेशन वहां भी हो रही है। तो फ्रॉम द विलेजेस इनटू टाउन्स वो भी हो रही है कि सर्विस इंडस्ट्री में वो लग जाए, और रिवर्स माइग्रेशन भी हो रही है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो कोई जॉब लॉसेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम हमारे लैंड को देखें, बहुत ज्यादा लैंड है, अभी भी मैकेनाइजेशन बहुत कम है, तो अभी भी लेबर यूज इस्तेमाल हो रही है। बट हमें मैकेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो फार्मर्स, इसीलिए फार्मर्स ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं और फार्मर्स इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। और मैं ये नहीं सोचता कि मैकेनाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मैं तो सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट में सब जगह रोल आउट किया है, सब्सिडी प्रोग्राम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, वो रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं, फाइनेंसिंग भी मिल सकती है, और आमदनी भी आसानी से मिल सकती है। सो आई डोंट सी दिस एज अ प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे लिए तो ये एडवांटेज है, दिख रहा है मुझे। और हमने ये एडवांटेज देखा है लास्ट ईयर कोविड-1 के टाइम। चलिए, काफी अच्छी बात कही आपने कि इससे लोगों के बीच में रोजगार बढ़ रहा है। आगे मैं जानना चाहूंगी, फ्यूचर में कौन कौन से ट्रैक्टर मॉडल्स हैं ऐसे जो आप लोग लॉन्च करने वाले हैं? कुछ ऐसे प्लान? देखिए, जब मैं एस को देखता हूँ तो एस अभी सभी सेगमेंट में है, 25 हॉर्स पावर से लेकर 100 हॉर्स पावर तक। बट हम अभी जो फोकस करेंगे छोटे स्मॉल ट्रैक्टर्स के लिए, जो ऑर्थर ट्रैक्टर्स हैं, उस ट्रैक्टर्स पे फोकस करेंगे जो एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए, जो कैबिन ट्रैक्टर्स एसी के साथ और हीटर के साथ। वेरी स्पेसिफिक पैडी ट्रैक्टर्स हम फोकस कर रहे हैं, जो सदर्न मार्केट्स और ईस्टर्न मार्केट्स के लिए है। हार्वेस्टर्स जो हमारी एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, वो भी अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ हार्वेस्टर्स हम लोग देख रहे हैं। हमारी टैंजेंशियल एक्सेस फ्लो है, लाइट हार्वेस्टर्स देख रहे हैं, हेवी ड्यूटी हार्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो अगले 4-5 महीने में हम लोग काफी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में रोल आउट करने वाले हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ट्रैक्टर्स के अलावा हार्वेस्टर्स, बेलर्स, रोटावेटर्स, राइस ट्रांसप्लांटर्स, ये 5 से 6 प्रोडक्ट्स अगले 2-3 महीने में हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पेश करने वाले हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन। एक आखिरी सवाल है सर, अभी लॉकडाउन है, धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो रही है, बट फ्यूचर में अगर हम बात करें, जितने भी लॉसेस हुए कोरोना की वजह से, इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे चीजें बैलेंस होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी भी अगर आप क्विक चेक करेंगे, डिप्सिक चेक करेंगे, रूरल इंडिया में इम्पैक्ट तो हुआ है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव रिकवर्ड। ओके, उनको अभी अवेयरनेस भी आ गई है, वैक्सीनेशन कैंपेन्स भी जबरदस्त चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है रूरल एरियाज में 3rd और 4th वेव को प्रोटेक्ट करने के लिए। करेक्ट। फार्मर्स को भी अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है बिकॉज ऑफ मीडिया, राइट। मुझे नहीं लगता है कि ये वापस एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट करेगी द वेव। एज आई सेड, कोविड फेज 1 में हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया, कोविड को फाइट करके बाहर घर के आके 305 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए हैं। और अभी भी मुझे दिख रहा है, जहां भी मैं जा रहा हूं और मेरी टीम जा रही है, वो वापस उत्साह है फार्मर्स में कि यस, अब सब ठीक हो गया है। सो कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं वो, और वो वापस फील्ड में जा रहे हैं, और उनको पता है कि यही उनकी फ्यूचर है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि हम लोग और भी सोच रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं हम लोग एज अ कॉर्पोरेट, हम लोग ये तो उनको प्रीच कर रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क वेयर करने हैं, मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं सबको, सैनिटाइजर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारी ये कंटिन्यूसली उनको हम लोग ये एजुकेशन देते रहते हैं कि हमें कोविड को हम कोविड से आगे रहना है, राइट। कोविड से उसका फाइट करने के लिए
बट वी नीड यू, हमें फार्मर्स की बहुत जरूरत है, एंड देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या सब हम कर सकते हैं जिससे उनको सहूलियत मिल पाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने काफी इंफॉर्मेटिव बातें बताई। अब मैं इमरान से चाहूंगी कि आप आगे वेबिनार को कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच शाहीन, इतने अच्छे सवाल पूछने के लिए। विपिन, आप मुझे सुन पा रहे क्या? जी सुन पा रहे हैं जी विपिन, यदि कोई सवालात हैं मन में तो आप सर से। विपिन नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। आप बताइए सर, कैसे हैं? लॉकडाउन में हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं लोगों के लिए। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका काम जरूरत चलता रहे। थैंक यू। सवाल सर काम से रिलेटेड ही है। जब कार्य कृषि का हो तो जाहिर सी बात है, जब खरीफ सीजन की शुरुआत हुई पिछले साल तब भी लॉकडाउन का सामना आपको करना पड़ा और इस वर्ष भी करना पड़ा। तो सेल की अगर बात किया जाता है तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार सेल्स आपका बढ़ा है, बिक्री ट्रैक्टर की बढ़ी है या फिर घटी है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि लास्ट टाइम तो रूरल इंडिया को इम्पैक्ट नहीं हुआ था, तो लास्ट टाइम तो सेल्स ठीक था। इस टाइम मई में तो 12% डिग्रो हुआ है क्योंकि पूरी रूरल इंडिया को इम्पैक्ट पड़ा था। जून में भी इक्वली होगा, बट ओवरऑल अगर आप, ये तो मैं केवल 3 महीना देख रहा हूँ, बट ओवरऑल जो हमें दिख रहा है कि इस साल में बढ़त होगी वापस 6 से 7%। जी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपने देखा होगा 12 तारीख को उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दिए, राइट, 1% से लेके 8% तक, और उन्होंने जो फॉर्मूला किसानों ने मांगा था उसी फॉर्मूला के हिसाब से गई है, जिससे अगर खपत बढ़ती है और उपज बढ़ती है तो किसानों को अंदाजा 50 से 80% तक उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला जो गवर्नमेंट ने फॉलो किया, और अगर किसान फॉलो करते हैं तो सबके लिए फायदा ही है। जी। जैसा सर हम जानते हैं कि लगातार कृषि जोत छोटा होता चला जा रहा है, ऐसे में छोटे ट्रैक्टरों की डिमांड काफी बढ़ी है, तो एस ट्रैक्टर छोटे ट्रैक्टर का निर्माण कर रहा है या नहीं, और कर भी रहा है तो कितने एचपी का? तो हमारी जो हॉर्स पावर है अभी हम 25 हॉर्स पावर से लेके 100 हॉर्स पावर तक है। अच्छा। तो जैसे मैंने इनसे कहा कि अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो लास्ट ईयर 5 लाख ट्रैक्टर बिके हैं 41 और 50 हॉर्स पावर के बीच में। अच्छा। 1.5 लाख बिकी है 50 हॉर्स पावर के ऊपर। जो छोटे हॉर्स पावर है, जो 21 से 30 हॉर्स पावर, जो ऑर्चर्ड ट्रैक्टर या गार्डन ट्रैक्टर बोलते हैं, वो अंदाजा 20,000 ट्रैक्टर बिके। इस सेगमेंट में हम लोग थे नहीं। इस सेगमेंट में ये स्पेशलाइज सेगमेंट है। अच्छा। इंडिया में ये स्पेशलाइज सेगमेंट है और एक्सपोर्ट्स के लिए जबरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि वहां पे आपको पता ही है कि सब लोगों के बड़े बड़े घर हैं, सब बड़े बड़े खेत है, तो हॉबी फार्मिंग करते हैं। तो इस सेगमेंट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और इस सेगमेंट पे हम लोग ट्रैक्टर लाने वाले हैं 2-3 महीने में। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट की हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, हम अभी 25 कंट्री में हैं और भी हम 10 कंट्री में और हम देख रहे हैं अगले 4-5 महीने में, तो वहां पे हमें बड़े ट्रैक्टर की जरूरत है और उनके साथ बड़े फीचर्स की जरूरत है। तो उन ट्रैक्टरों की हम लोग निर्माता करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं और उनको लॉन्च करने वाले हैं एसी कैबिन के साथ, राइट। तो ये दो अलग एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो छोटे हॉर्स पावर और सबसे बड़े हॉर्स पावर। जो बीच वाले हैं, जो 35 से लेकर 50 हॉर्स पावर तक, जहाँ की पूरी 75% इंडियन इंडस्ट्री चल रही है, वहां पे हम लोग अगर देखें तो हम लोग वहां पे काफी नए फीचर्स ला रहे हैं जिससे सहूलियत हो इंडियन फार्मर के लिए। और जैसे लॉन्च होती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे हम लोग किसानों तक पहुंच पाए, और आपको भी हम ट्रैक्टर दिखाएंगे जिससे आप भी उन तक पहुंचा पाए हमारी नए फीचरों की। तो इनके अलावा ये तो ट्रैक्टर की बात हुई, बट जैसे एस हार्वेस्टर बनाता है, एस हम लोग नंबर 2 है हार्वेस्टर्स, नंबर 2 है कंट्री में हार्वेस्टर, उसमें भी हम नए नए हार्वेस्टर्स ले आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अगर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ जाए तो वहां पे लाइट वेट हार्वेस्टर चाहिए होती है। अगर हम किसी कर्नाटका में जाएं और तेलंगाना में जाएं तो वहां पे हेवी ड्यूटी चाहिए होती है। तो हम इस साल में 2 अलग अलग हार्वेस्टर्स ले आ रहे हैं, जो लाइट वेट और हेवी ड्यूटी प्रीमियम वाले, जो उन कस्टमरों के लिए फायदा हो। तो नंबर 2। नंबर 3, हमने देखा कि राइस ट्रांसप्लांटर की जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि पैडी हम ग्रो करते जा रहे हैं और उसकी खपत भी बढ़ती जा रही है, तो वो भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके कोलीग से बताया कि बेलर जो है, जो पुरानी जो बर्न कर रहे थे, जला रहे थे, उसको नहीं जलाने के लिए बेलर इस्तेमाल होती है, तो वो भी हम अगली वीक में लॉन्च करेंगे, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वो भी हम अगले वीक में लॉन्च करें। तो
हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग किसानों को सोल्यूशन दें। मैं एस को ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर नहीं मानू, मैं एस को टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर मानूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा एस केवल एग्री में नहीं है, क्रेन्स में है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में है, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट में। तो हम लोग सोल्यूशंस देखते हैं और हम लोग सोल्यूशन देते हैं राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट प्रोपोजिशन के साथ और विद राइट सर्विस। सो दिस इज द प्लस पॉइंट विच वी कैन प्रोवाइड, और इसी के कारण हम लोग नंबर 1 है क्रेन इंडस्ट्री में, नंबर 2 है हार्वेस्टर इंडस्ट्री में, नंबर 3 है फोकलिफ्ट इंडस्ट्री में। और ठीक है हम लोग छोटे प्लेयर हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, बट सूनर और लेटर हम आगे बढ़ने वाले हैं किसानों के सहयोग से, बिकॉज किसान जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए और किस प्राइस पे चाहिए। जी, प्राइस सर जैसे कि हमने बात की, अभी आपने बात की, तो किसान जब कोई उपकरण लेता है, खासकर जब ट्रैक्टर लेता है, तो उसकी ये विशेष डिमांड होती है कि जो हम ट्रैक्टर ले रहे हैं वो प्राइस पे भी हमें सूट करे और जो उसकी ईंधन की खपत है वो भी कम हो। तो ऐसे में आपका एस ट्रैक्टर कहाँ तक खरा उतरता है और बाजार में और कंपनियों के अलावा किस तरह का कंपटीशन आप महसूस करते हैं? देखिए हम जब एस ट्रैक्टर तो एस ट्रैक्टर की 2 खासियत है, एक तो इसकी पुलिंग पावर और इसकी टॉर्क और पीटीओ हॉर्स पावर सबसे ज्यादा है हर एक सेगमेंट में जी, राइट। सेकेंड थिंग, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है इज द बेस्ट इन ऑल सेगमेंट्स राइट। ये 2 खासियत ये है। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है। तो ये 3 चीज जब किसान पे करता है तो वो फ्यूल के लिए पे करता है, डीजल के लिए पे करता है, तो उसको अगर कम पे करना होता है तो उसके लिए अच्छा है। और उसकी जब पैदावार ज्यादा होती है तो उसको पता चलता है कि क्या उसकी आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू पर एकड़ या पर लीटर। जब मेंटेनेंस कम करता है तो उसको पता चलता है कि कितने कम पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पुर्जे पे या ऑयल पे। तो हमारी ये सब चीज हमने देखा हुआ है। जो जैसे मैंने कहा आपके कोलीग से कि मेरे चेयरमैन मिस्टर विजय अग्रवाल की विजन थी कि हम जो प्रोडक्ट दें वो एक होली प्रोडक्ट दें जो सभी फीचर्स हों। तो मैं जैसे कहा, ये अगर आप कोई भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग है, उसे बोला ऑप्शनल है। मेरे हर एक ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग है, ऑयल इमर्स ब्रेक्स है, डुअल क्लच है, साइड शिफ्टिंग है। तो ये सब सहूलियत हमने इसीलिए दिया, हमने फुल्ली फीचर ट्रैक्टर दिया है कस्टमर्स को एट अ प्राइस विच इज इन सिंक, विच इज इन लाइन विद अदर मैन्युफैक्चरर्स। तो हमारे फीचर्स ज्यादा हैं, प्राइस सिमिलर है, तो ऑब्वियसली जब मैं वैल्यू प्रोपोजिशन देता हूं कस्टमर को वो बेहतर है उस सेगमेंट में। यानी कह लें सर कि एस ट्रैक्टर कम ईंधन में ज्यादा काम करने में सक्षम है, तो गलत नहीं होगा? एब्सोल्युटली। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो हम लोग लिफ्ट कैपेसिटी देते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर एक ट्रैक्टर के साथ इक्विपमेंट लगती है, पीछे इक्विपमेंट लगती है, पोटैटो प्लांटर हुआ, थ्रेशर हुआ, रीपर हुआ, उसके लिए हाइड्रोलिक चाहिए होती है जो हेवी ड्यूटी, जो नॉर्मल 1800 किलो होती है। जो अगर आप देखें तो लोग 1200 किलो देते हैं और बोलते हैं कि आपको 1800 किलो लेना तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट दीजिए। मेरा नॉर्मली 1800 किलो है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब हम लोग ने ये ट्रैक्टर डिजाइन किया तो हम 10,000 कस्टमर से बात किए और ये इनपुट्स लिए कि आप लोग को क्या सब चाहिए और हम लोग क्या वो सब एक ट्रैक्टर में दे सकते हैं, हमने दिया है। तो जैसे हमने 65 हॉर्स पावर में हम ये सभी 1 स्टेप अहेड थे कंपटीशन के इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। हर एक सेगमेंट में हम लोग 1 स्टेप अहेड हैं फीचर्स के कारण, फीचर्स पे कंपटीशन से। बहुत सुंदर जानकारी सर आपने दी। उम्मीद करता हूं हमारे किसानों को आपकी बातचीत पसंद आ रही होगी। इमरान जी बिल्कुल, शुक्रिया विपिन सवाल करने के लिए। सर मेरी आवाज आपको क्लियर है क्या? बहुत क्लियर है सर। थैंक यू सो मच सर। सर जब हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया ग्रीन एनर्जी, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि एनवायरनमेंट जो है हमारा वो भी शुद्ध रहे और किसानों को मतलब किसानों का काम भी निकलता रहे। तो इसी कड़ी में बहुत सारी जो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज हैं तो कई जो कंपनीज हैं वो सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर चुकी हैं। तो इसको हम इस फील्ड में कहाँ देखते हैं कि क्या ऐसा कोई फ्यूचर प्लान है आपका या कुछ और इस तरीके का प्रोडक्ट आप लेके आने? देखिए सीएनजी इज अ फ्यूल, सो देयरफॉर सीएनजी जो अभी लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से जैसे
cars में CNG kits can be fitted, so that is possibility, right, for every manufacturer. At present हमने उसको align नहीं किया, but it's easy to align. अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि how exactly ये ट्रैक्टर्स काम कर पाएंगे. तो काफी पायलट लॉट टेस्टिंग चल रही है सब लोगों की. तो CNG देखिए, एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से हमारे 50 हॉर्स पावर के ऊपर वाले ट्रैक्टर्स भी अप्रैल 1 तारीख 2022 से नए नॉर्म्स पे आ जाएंगे. एकदम एमिशन नॉर्म जो गाड़ी के हैं, मोटर कार्स के हैं, उसके हिसाब उसके तो आपको पता चलेगा कि दैट मींस जो ट्रैक्टर्स भी चल रहे होंगे अब 50 हॉर्स पावर, वो सिमिलर नॉर्म्स पे आएंगे. तो गवर्नमेंट भी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है टू इंश्योर दैट हमारे जो फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स है, एमिशन नॉर्म्स है, वो इन लाइन रहे विद द जो इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से और जो गवर्नमेंट WHO के साथ कॉन्ट्रैक्ट की है. सो यस, आप बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर्स भी देखेंगे, आप CNG ऑपरेटेड ट्रैक्टर्स भी देखेंगे, बट इसकी वॉल्यूम क्या होगी ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स ही पता कर पाएंगे कि जैसे एक्सेप्टेंस क्या होने वाली है इसकी. तो एक रेजिस्टेंस होता है कि हम चेंज करेंगे फ्यूल को, तो इथेनॉल हुआ, राइट, CNG हुआ, इलेक्ट्रिक और ट्रैक्टर्स हुए. तो ये सब नए वेरिएंट्स है जो ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years इवॉल्व होंगे अपने आप. But I think, sir, this is the time-taking process. And the long process in terms of acceptability and the using by the farmers. So I think we can say 1 decade can be enough for this. देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी आजकल आंसर करना पड़ रहा है ऑन ग्रीन, ऑन एमिशन नॉर्म्स, कार्बन फुटप्रिंट. इसी के लिए वो हर एक इंडस्ट्री को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. और जैसे उन्होंने 3 साल पहले, आपको याद होगा, BS3 से BS3 किया ट्रेम, राइट. सो हर एक इंडस्ट्री को वो इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं एमिशन नॉर्म्स को, राइट. तो जैसे मैंने कहा आपको कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री को पहला ट्रेम नॉर्म चेंज करना पड़ा 5 साल पहले. अभी नेक्स्ट चेंज करना पड़ रहा है फ्रॉम April 1st 2022. Okay. तो as we go along, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मॉडरेट करती है कि क्या करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत आसान है कि बोल दे कि आप ये कर ले, बट अगर प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि अगर हमें कोई इंजन को चेंज करना पड़े नॉर्म्स को मीट करने के लिए, तो बहुत पैसे लगते हैं. तो अभी जो April 1st से जो चेंजेस हो रहे हैं, अंदाजा अबव 50 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर 1 लाख से ऊपर जाने वाली है जी. अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की प्राइसेस 2.5 लाख के ऊपर गए. क्यों? क्योंकि ये एमिशन नॉर्म्स चेंज होंगे. तो आई थिंक गवर्नमेंट इज आल्सो क्लियर ऑन कौन से इंडस्ट्री को कैसे एक्ट करना है एंड क्या सब चेंजेस करने हैं जिससे किसानों को भी इम्पैक्ट ना पड़े और एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट ना पड़े. तो वो बैलेंस करके चल रही है. तो आई थिंक दैट्स द राइट वे. एंड एज यू आर सेइंग, 7 years 8 years लगेंगे टाइम. जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और CNG ऑपरेटेड कार्स आप देख ही रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है एक्सेप्टेंस के लिए. और ये 5% और 6% ये टोटल इंडस्ट्री की. तो वो तो लोगों कमर्शियल व्हीकल्स है, तो अगर आप ट्रैक्टर्स देखेंगे तब तो वो टाइम लगेगा ही लगेगा. Exactly. So sir, as you mentioned in your words, जैसा कि आपने कहा कि एस जो है सिर्फ एक मशीनरी मैन्युफैक्चरर या ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर नहीं है, बल्कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, जो कि किसानों को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है. किसानों को नहीं, सभी स्टेक होल्डर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को. राइट. तो सर जैसे कि फाइनेंस फैसिलिटी हो गई, स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि कई बार होता है किसान जो है ट्रैक्टर ले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पेयर पार्ट्स में कई बार उसको प्रॉब्लम्स आती है फाइंड आउट करने में कि ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, सर्विस फैसिलिटीज. तो ये सब किस स्तर पर आप सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं? ये जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा सबसे लो ऑपरेशनल कॉस्ट है. सो ऑब्वियसली ऑपरेशनल कॉस्ट इसीलिए लो है क्योंकि हमारे स्पेयर्स और लुब्रिकेंट दोनों चीप है एज कंपेयर टू, जेन्युइन है एंड चीप है एज कंपेयर टू कंपटीशन, नंबर 1. सो एंड अवेलेबिलिटी भी बेहतरीन है क्योंकि हम लोग अक्रॉस पैन इंडिया हम लोग के पास स्टॉकिस्ट हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. इसके अलावा आपने कहा फाइनेंस फैसिलिटी, हमारे टाइप से काफी
बैंकरों के साथ, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, NBFCs के साथ, जहाँ पे सहूलियत हो, फार्मर्स जाएं और उनको फाइनेंस मिल जाए। तो आज का जमाना है कि फाइनेंशियर्स ही काफी अपबीट हैं जाके फाइनेंस देने में। सो मुझे ये नहीं लगता कि फाइनेंस के कारण किसी को किसानों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सहूलियत अब आसानी है। स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडसइंड बैंक है, अब सुंदरम फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, चोला है। सो अगर हर एक एरिया में देखें तो हर एक जगह कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो अपनी रीच बढ़ाता है और फार्मर्स को फैसिलिटेट करता है। थैंक यू सो मच सर। किसानों जैसे मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपने सुना, सर ने बताया कि सभी तरीके की सुविधाएं ये स्ट्रक्चर अपने ग्राहकों को, किसान भाइयों को और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी प्रोवाइड करा रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। फाइनेंस की फैसिलिटी भी है और भी बहुत तरीके की जो सुविधाएं हैं आपको स्ट्रक्चर के साथ मिलती हैं। तो इसी के साथ सर थैंक यू सो मच कि आपने फसल क्रांति को समय दिया हमारे किसान भाइयों के लिए। यदि कोई चीज मुझसे छूटी है सर, तो आप मेंशन आप अपने शब्दों में हमारे किसान भाइयों को कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा सलाम किसान भाइयों को जो लास्ट ईयर कोविड फेज 1 में काफी अच्छी तरह काम किया, बिना झिझक के काम किया, और फूड सेल्फ सफिशिएंट इस स्तर पे पहुंचा दी कि पहली बार इतनी प्रोडक्शन हुई है कि लोग एकदम हैरान हो गए कि इस टाइम में भी हम इतना प्रोडक्शन कर सकें। तो आप लोगों को सब सलाम, आप लोग सेफ रहिए। जैसे इस डिस्कशन में बहुत क्लियरली आया कि हमें अभी भी कोविड से बच के रहना है। तो जो भी हम लोग डबल मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल कीजिएगा, और जहां भी आप लोग को मदद चाहिए होगा हम लोग से इन टर्म्स ऑफ नए तकनीक इस्तेमाल करना, या कुछ आपका प्रश्न होंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स इस्तेमाल करना, हम लोग रेडी हैं आपको मदद करने के लिए। आप लोग को वापस यही मेरे संदेश यही है कि आप लोग सेफ रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you so much, sir, for being a part of this interactive and a wonderful session. फसल क्रांति फैमिली थैंकफुल टू यू कि आपने समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े। मैं अपने दर्शकों से भी यही अनुरोध करना चाहूँगा चलते चलते कि महामारी का समय है, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और जो सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए। और हाँ, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। तो तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।